हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन बच्चों मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे फॉर्मूलाज जो है उनके वो रिवाइज करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में यार की कॉन्सेप्ट या की पॉइंट्स जो बच्चों मैं नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर वो लेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं वो भी अलग से लेके आऊं, पूरी मैथ्स के सारे की कॉन्सेप्ट जो एक साथ लेके आऊं, तो कॉमेंट सेक्शन में आपको लिखना है यस वी वॉन्ट की कॉन्सेप्ट। अगर आप ये लिखोगे तो जरूर बच्चों मैं आपके लिए अगला वीडियो जो इस पे भी लेके आने वाला हूं। इसके अलावा यार ये जो सेशन होने वाला है इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से ये बच्चों में इसकी पीडीएफ जो वो डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और यार, आप इन फॉर्मुलाज जो उनको मेरे साथ साथ में गुनगुनाते रहना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि सर फॉर्मुलाज याद नहीं होते, वो फॉर्मुलाज आपको याद रहेंगे। और किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हो, चाहे 12th बोर्ड हो या फिर जेई हो या कोई भी एग्जाम हो, तो लास्ट टाइम पे इनको रिवाइज करके जाओगे। जितनी बार बार इस वीडियो को देखोगे वैसे वैसे फॉर्मुलाज आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम बात करें कंपाउंड एंगल के जो बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं अगर उनकी, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे आपके पास में है साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये यहां पे दो फॉर्मूलाज आपके पास हैं। अब अगर इन दोनों को बच्चों आप ऐड कर देते हो तो ये देखो यहां से तीसरा फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये होगा बच्चों 2 साइन ए कॉस बी। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, यानी कि आपके पास में साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये बच्चों आपके पास में फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूले पे अगर हम बढ़े बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि अगर कॉस के अंदर ए प्लस बी आ रहा है तो वहां पे माइनस आएगा, अगर यहां पे माइनस आ रहा है तो यहां पे आपके पास में प्लस आएगा। यहां पे भी बच्चों आप इन दोनों को भी ऐड जो वो कर सकते हो, यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी। अगेन इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस में कॉस ऑफ ए माइनस बी जो आपके पास होगा दैट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। अब यहीं पे बच्चों जो आपने ये फॉर्मुलाज लिखे इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन आपके पास में नया फॉर्मूला जो बच्चों बन के आ जाएगा। यानी फर्स्ट आपके पास में साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी करते हैं तो वो बच्चों बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर उसके बाद में बच्चों हम बात करें टेन टू ए के फॉर्मूले की, आपके सॉरी टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो ये होगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी के हेल्प से बच्चों आप यहां पे कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसको भी लिख सकते हो। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें कि यहां पे आपके पास में फैक्टराइजेशन होता है जब सम और डिफरेंस में, तो वो फॉर्मूलाज, तो उसमें 4 फॉर्मूलाज हैं। साइन सी प्लस साइन डी जो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करें तो यहां पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। यहां पे बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो ये होगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2। इसके बाद अगर बच्चों अगली बात करें सब मल्टीपल एंगल्स की बात के फॉर्मूलाज की बात करें तो साइन 2a होता है आपके पास में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर टेन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद में अगर हम cos 2a की बात करें तो cos 2a के कई फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकंड आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर इसको भी आपको 10 की फॉर्म में लिखना है तो इसका फॉर्मूला अगेन आप लिख सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों 10 टू a के फॉर्मूला की तो वो होगा 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। सिमिलर वे में बच्चों आप 3 टाइम्स वाले एंगल वाले फॉर्मूला जो वो भी लिख सकते हो, जैसे साइन 3a आप क्या लिखोगे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद कॉस 3a आप लिखोगे 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर ए। उसके बाद में बच्चों यहां पे इसकी रेंज से निकालने वाला फॉर्मूला आता है, जैसे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जो है उसकी रेंज होगी माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। उसके बाद में बच्चों आपके पास में सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज जो वो होती है, जिसके अंदर साइन के अंदर एंगल्स जो वो फॉर्मूला
कॉमन डिफरेंस की फॉर्म एपी की फॉर्म में गिवन हो या फिर कोस के अंदर जो एंगल्स है वो एपी की फॉर्म में गिवन हो तो वो क्या लिखेंगे। तो जैसे अगर हम पहले बात करें साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अगर आपके पास में एक n टर्म्स की सीरीज बच्चों लिखी हुई है तो ये फॉर्मूला होगा साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू में साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। अगर यही बच्चों कॉस में है कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा से लेके अगेन n टर्म्स तक, तो इसमें भी बच्चों फर्स्ट पार्ट जो वो सेम रहेगा, यानी साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहां पे बच्चों दोनों ही फॉर्मुलाज में n जो वो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है वो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, साइन के अंदर जो पहले वाला एंगल आ रहा है वो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट वाला एंगल आ रहा है वो आपके पास में लास्ट टर्म जो बच्चों होती है। तो ये आपके पास में बेसिकली ये वाले फॉर्मुलाज हो गए। उसके बाद में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, जब कॉस के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आपके पास में सीरीज लिखी हुई है कॉस थीटा इंटू कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए, ये इस टाइप से अगर आपके पास में बच्चों n टर्म्स लिखी हुई है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज साइन ऑफ 2 रेज टू पावर n a डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n साइन a। तो ये सारे बच्चों आपके पास में कंपाउंड एंगल जो है उसके फॉर्मुलाज होते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो वहां पे जनरल सॉल्यूशन जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। कोस थीटा इक्वल्स टू कॉस फाई जो है, या फिर हम बोलते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो इसका बच्चों जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन वाले में बच्चों अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करता है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा में यहाँ पे अल्फा जो है वो अगेन आपके पास में 0 से लेके 2 पाई में लाई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, तो यहाँ पे बच्चों होगा n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करता है। उसके बाद में तीन टर्म आती है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा हो, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा हो। तो तीनों का ही बच्चों जो यहाँ पे आपके पास में जनरल सॉल्यूशन होगा दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये सारे बच्चों आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसके फॉर्मूलाज हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड पार्ट है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो भी आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होगा बच्चों क्लोज -1 टू क्लोज 1, इसकी रेंज होगी क्लोज माइनस पाई बाय 2 से क्लोज पाई बाय 2। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन अगेन -1 से लेके 1, और जो इसकी रेंज है वो बच्चों क्लोज 0 से लेके क्लोज पाई तक। उसके बाद अगर बात करें टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो ओल रियल नंबर, और उसकी जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, बट यहां पे ब्रैकेट जो बच्चों ओपन होगा। कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर, और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज होगी बच्चों इसकी ओपन 0 से लेके ओपन पाई तक। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहां पे भी -1 और 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, और रेंज जो बच्चों इसकी रहेगी 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। उसके बाद अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो इसका डोमेन जो वो भी बच्चों -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका भी बच्चों माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 क्लोज, और इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे हम किसको, 0 को। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट जो सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें साइन इनवर्स साइन एक्स की, तो ये x होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये भी x, टेन इनवर्स टेन एक्स ये भी x, सेक इनवर्स सेक एक्स ये भी x, कॉट इनवर्स कॉट एक्स ये भी x, ये सारे x होंगे। बट अगेन यहां पे ये x बच्चों तभी आएगा जब यहां पे जैसे जो साइन इनवर्स साइन x लिखा उसमें x जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा हो, यानी साइन इनवर्स साइन x कब होगा, जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है। कोस इनवर्स कॉस x कब होगा, जब 0 से पाई में x लाई कर रहा है। टेन इनवर्स टेन x कब होगा, जब x जो है वो यहां पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, एंड सो ऑन। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x जो है वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x सेक इनवर्स x के इक्वल होता है, और यहां पे x जो है वो ऑब्वियस सी बात है इनके डोमेन में होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कोट इनवर्स 1 अपॉन x, ये टेन इनवर्स x बनेगा अगर x आपके पास में पॉजिटिव है, और ये बच्चों आपके पास में पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स x बनेगा
कब? जब यहां पे x जो वो आपके पास में नेगेटिव हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सम की हम बात करते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो वो हमेशा पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये जो है ये भी बच्चों हमेशा आपके पास में क्या होता है? पाई बाई 2। नेक्स्ट अगर हम बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो वो भी माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। बट यहां पे अगर हम बात करें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो ये बच्चों इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, एंड कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है बच्चों पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के। चलिए इसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें यहां पे आइडेंटिटीज की, अगर हम बात करें सम एंड डिफरेंस वाली की, तो यहां पे सबसे पहले जैसे जो फॉर्मूलाज है इनके अंदर बच्चों यहां पे एक कंडीशन जो आपको स्टार्टिंग में बना लेना है, x और y जो उसको पॉजिटिव आपको बना लेना है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला जो वो अप्लाई करना। तो फर्स्ट फॉर्मूला है यहां पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये बच्चों होता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास में क्या हो? लेस देन इक्वल्स टू 1। यही फॉर्मूला बच्चों पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये होता है बच्चों cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद थर्ड अगर फॉर्मूले की बच्चों बात करें तो यहां पे आता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब x इंटू वाई आपके पास में लेस देन 1 है। x इंटू वाई अगर 1 होगा तो ये पाई बाई 2 बनेगा, और अगर x इंटू वाई जो वो ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में बच्चों ये आपके पास में बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। फोर्थ अगर बच्चों फॉर्मूले की बात करें साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहां पे बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर फॉर्मूले की बच्चों बात करें यहां पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ x इंटू y प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा बच्चों? जब x इज लेस देन इक्वल्स टू y होगा, और अगर मान लो कि x ग्रेटर देन y है तो ऐसे केस में बच्चों पूरे फॉर्मूले के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y, तो ये बच्चों बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये सारे फॉर्मुलाज आपको बच्चों याद रखने। इसके बाद में जो जैसे नेक्स्ट जो फॉर्मुलाज होते हैं जैसे 2 sin इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, ये सारे फॉर्मुलाज भी आपको यहां पे दिख रहे हैं, बट अगेन इनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर हमने फॉर्मुलाज बच्चों आपके पास में यहां पे लिखे इसमें सिंपली y जो उसकी जगह x डाल दोगे तो सारे के सारे फॉर्मुलाज जो है वो यहां पे आपके पास में निकल के आ जाएंगे। तो ये बच्चों आईटीएम में आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बच्चों फोर्थ और लास्ट पार्ट है आपके पास में वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये एग्जाम से हट चुका है, वैसे 2023 जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आपके ये फॉर्मुला जो वो आपको बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मुलाज पता होने चाहिए, का यूज जो वो लगातार आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट अगर हम बच्चों बात करें साइन रूल, तो साइन रूल होता है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अगर उसके बाद सेकंड बात करें कोसाइन रूल की, तो कोसाइन रूल में cos a जो है बच्चों आपके पास में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। cos b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी cos b की हम बात कर रहे थे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। अगर हम cos c की बात करेंगे तो यहां पे cos c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। थर्ड अगर बच्चों बात करें प्रोजेक्शन रूल की, तो इसके अंदर बच्चों जो आपके पास में स्मॉल a होता है दैट इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। सिमिलर वे में b इक्वल्स टू c cos a प्लस a cos c। सिमिलर वे में c इज इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos a। थर्ड बच्चों आपके पास में यहां पे आता है टेंजेंट रूल। इसके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्मूले की tan ऑफ b माइनस c बाई 2, तो ये होगा बच्चों b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू में cot ऑफ a बाई 2। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें इसी के अंदर tan ऑफ c माइनस a बाई 2 की, तो ये बनेगा c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू में cot ऑफ b बाई 2। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें tan ऑफ a माइनस b बाई 2 की, तो ये बनेगा a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू में cot ऑफ c बाई 2। ये आपके पास में ये कुछ एक रूल हो गए। इसके बाद में आता है बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूलाज।
ये ध्यान से देखना, बाकी चैप्टर्स में भी यूज आता है। तो साइन ऑफ a बाई टू जो होता है दैट इज अंडर रूट ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी साइन ऑफ a इक्वल्स टू साइन ऑफ a बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। एंड सिमिलर वे में साइन बी एंड साइन सी आप लिख सकते, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड है बच्चों कॉस ऑफ a बाई टू, तो कॉस ऑफ a बाई टू बनेगा अंडर रूट ओवर s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। सिमिलर वे में कॉस b जो वो भी अंडर रूट ओवर s इंटू एस माइनस b अपॉन a सी, इस टाइप से लिख सकते हो। थर्ड इसके अंदर आता है बच्चों टेन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू जो उसको डिवाइड कर दो तो यहां पे ये देखो आपके पास में क्या बन रहा है, अंडर रूट ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। और इसी को बच्चों आप लिख सकते हो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। इन सिमिलर वे में टेन बी बाई टू एंड टेन सी बाई टू जो है उनको भी बच्चों आप इजीली लिख सकते हो। अगला बच्चों यहां पे पॉइंट आता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो वो बच्चों आप लिख सकते हो हाफ टाइम्स ऑफ ए बी साइन सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी साइन ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी साइन बी। सारे फॉर्मूला जो आपके पास में सेम ही फॉर्मूलाज होते हैं, सेम ही रिजल्ट जो यहां से सेम ही एरिया जो वो देने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास में एमएन थ्योरम। एक ट्राइंगल है, उसमें सपोज आपने वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ की साइड बीसी पे, और वो लाइन जो ड्रॉ की है वो बीसी के साथ में सपोज थीटा एंगल बना रही है, और वो जो लाइन थी वो एक साइड के साथ अल्फा एंगल, दूसरे के साथ में अगर बीटा एंगल बना रही है, और लाइन ऑपोजिट लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला आता है m प्लस n कोट थीटा इक्वल्स टू m कोट अल्फा माइनस टाइम्स ऑफ n कॉट बीटा। इसके बाद में अगर बच्चों हम आगे नेक्स्ट बात करें तो यहां पे बात आती है सरकम रेडियस की, या फिर हम ऐसा बोले रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो ये बच्चों अगेन आपके पास में a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन सी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी जो है वो 2r के इक्वल होता है, यहां से r निकल जाएगा। सेकेंड जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज abc अपॉन 4 डेल्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों रेडियस ऑफ इन सर्कल की, तो r इज इक्वल टू आपके पास में होता है डेल्टा अपॉन s, या फिर स्मॉल r, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल r को हम ऐसा भी लिख सकते हैं s माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, या फिर s माइनस सी टेन सी बाई टू, ये भी सेम ही रिजल्ट देने वाले हैं। एक और जो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू में साइन ऑफ सी बाई टू। उसके बाद में बच्चों आती है आपके पास में रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, जिसको R1, R2 एंड R3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो R1 बच्चों आपके पास में होगा डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस सी, या फिर हम इसको R1 को S टेन ए बाई टू, R2 को S टेन बी बाई टू एंड R3 जो उसको S टेन सी बाई टू जो है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक ट्रायंगल में लेंथ्स की अगर हम बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, अगर ट्रायंगल एबीसी है उसमें एंगल ए से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो उसकी बच्चों लेंथ होती है 2bc अपॉन b प्लस सी इंटू में cos ऑफ a बाई 2। सेकेंड अगर हम बच्चों बात करें मीडियन की लेंथ की, अगर आपने वर्टेक्स ए से ऑपोजिट साइड पे अगर मीडियन ड्रॉ किए तो इस मीडियन की लेंथ होती है हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं जो भी स्पेशल पॉइंट्स आपके पास में जैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, इसकी आपके पास में वर्टेक्स और साइड से डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सरकम सेंटर की, सरकम सेंटर जैसे कि O आपके पास में है तो उसकी वर्टेक्स A से जो डिस्टेंस है वर्टेक्स B से वर्टेक्स C से डिस्टेंस सेम होगी वो, और वो कैपिटल R की इक्वल होगी। इसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे कि कोई भी आपके पास में जैसे ऑर्थो सेंटर है तो उसकी तीनों साइड से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो वो होगी बच्चों आपके पास R cos A और फिर R cos B एंड R cos C। ऑब्वियस सी बात है कि R cos A जो वो कौन सी डिस्टेंस है, A के ऑपोजिट जो साइड होगी आपके पास में जैसे साइड B उसकी सरकम सेंटर से डिस्टेंस। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें यहां पे इन सेंटर की, तो इन सेंटर जो है उसकी तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल होगी। और अगर हम बच्चों यहां पे बात करें कि यहां पे इन सेंटर जो उसकी वर्टिसेस से डिस्टेंस जो वो आपके पास में स्मॉल r अपॉन साइन a बाई 2 होगी, फिर वर्टेक्स b से स्मॉल r अपॉन साइन b बाई 2, वर्टेक्स c से स्मॉल r अपॉन साइन c बाई 2। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो अगर ऑर्थो सेंटर की बच्चों बात करें तो ऑर्थो सेंटर जो है उसकी वर्टेक्स A से डिस्टेंस 2r cos A, B से 2r cos B एंड C से 2r cos C।
सिमिलर वे में अगर हम ऑर्थो सेंटर की साइड से डिस्टेंस अगर बच्चों बात करेंगे तो वो होगी 2r sin a sin b, 2r sin b sin c एंड 2r sin a इंटू में sin c। और यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे 2r sin a इंटू में sin b आ रहा है, तो ये आपके पास में जो c लेंथ वाली जो साइड है उससे आपके पास में डिस्टेंस होगी। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें पैरेलल ट्रायंगल की, पैरेलल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आपके पास में वर्टेक्स से अगर आपने ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर्स डालते हो तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम पैरेलल ट्रायंगल बनेंगे। तो जो पैरेलल ट्रायंगल आपके पास में है बच्चों, उनके एंगल्स होते हैं आपके पास में पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c। बेसिकली a के सामने वाला जो होगा उसका पाई माइनस 2a, b के सामने वाले का पाई माइनस 2b और c जो उसके सामने वाले का पाई माइनस 2c। उसके बाद में बच्चों इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल के लेंथ की, साइड्स जो उनकी लेंथ की, तो यहां पे इसकी लेंथ जो होती है वो आपके पास में a टाइम्स ऑफ, जैसे एक लेंथ होगी पाई माइनस 2a एंगल जो था उसके सामने वाली लेंथ a cos a, या फिर हम इसी को r sin 2a भी बोल सकते हैं। सिमिलर वे में a cos b एंड a cos c। अब जो ये बच्चों आपके पास में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके पास में, इनके बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो बच्चों इक्वल्स टू होता है r स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू में cos c। अगली हम अगर बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है आपके पास में इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो वो होती है कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, जहां पे कैपिटल R जो बच्चों सर्कम रेडियस है और स्मॉल r जो बच्चों क्या है, इन रेडियस। तो ये देखो बच्चों यहां पे पूरी चारों ट्रिग्नोमेट्री के चारों पार्ट जो वो कंप्लीट होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री की कंपाउंड एंगल में मैं वैल्यूज भूल गया था, वो वैल्यूज जो वो भी आप याद रख सकते हो। जैसे साइन 15 डिग्री जो है वो √3 - 1 अपॉन 2√2 होता है, कॉस 15 डिग्री √3 + 1 अपॉन 2√2 होता है। उसके बाद अगर टेन 15 डिग्री की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा बच्चों 2 - √3। इसके अलावा साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 और कॉस 36 डिग्री जो √5 + 1/4। तो ये सारी अगर आप याद रखोगे तो इनसे आपका काम जो वो हो जाएगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो सबसे पहली चीज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बच्चों -b/a होगा और अल्फा इंटू में बीटा जो है वो आपके पास में बच्चों c/a होगा। अच्छा, इसी के अंदर अल्फा माइनस बीटा भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, √ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स की, जो कि डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d जो वो b² - 4ac। तो अगर d = 0 है तो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट जो वो कैसे रियल। अगर d बच्चों नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो वो इक्वल नहीं होंगे। अब नॉट इक्वल टू 0 में भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली अगर हम बात करें d > 0, अगर d बच्चों > 0 है तो उसके रूट्स जो वो अनइक्वल एंड रियल होंगे। अगर d < 0 है तो यहां पे रूट्स जो है वो आपके पास में इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी में अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। ये हम अगेन तभी बात करें जब एबीसी जो वो रियल है। अब उसके बाद बात करते हैं कि एबीसी अगर मान लो कि रैशनल है, तो अगर बच्चों यहां पे एबीसी रैशनल है और ऐसे केस में अगर हम बात करें कि डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन के रूट्स भी आपको रैशनल मिलेंगे। अगर डी जो है वो आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे केस में इरेशनल रूट मिलेंगे, और इरेशनल रूट में भी अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट बेटा अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होगा। एक और अगर स्पेशल कंडीशन की बात करें कि यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ले लेते हो और बी और सी अगर यहां पे इंटीजर है, और ऐसे केस में अगर डी जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस वाले केस में बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स होंगे आपके पास में इंटीग्रल रूट्स। अगली बच्चों बात करते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में लिखी हुई है, a1x² + b1x + c1 = 0 एंड a2x² + b2x + c2 = 0, इसके कॉमन रूट्स की। तो अगर बच्चों मान लो कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो ऐसी केस में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो सिंपली 2² = 1 × 3 आपको याद रखना है। 2 का मतलब है कि उस वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को छुपा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको सबट्रैक्ट कर दो। 1 का मतलब कि फर्स्ट वाली टर्म को छुपा लो, जैसे a1 और a2 को छुपा लो, तो इधर आपके पास में बच्चों क्या बनेगा b1c2 - b2c1, ये 1 का मतलब है। 3 का मतलब लास्ट वाली टर्म को छुपा लो तो क्या बचा a1b2 - का a2b1। तो ये बच्चों आपके पास में कॉमन रूट्स जो है उसकी
कंडीशन होती है। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो उसकी रेंज क्या होगी। तो अगर बच्चों यहां पे कोई डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन अगर आपके पास में नहीं है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो -d/4a से लेके इनफाइनाइट होगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो -इंफिनिटी से लेके -d/4a होगी। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमेशा बच्चों वो आपको मिलने वाली है -b/2a पे। तो अगर हम फॉर्मुलाज की बात करें तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलाज के नाम पे इतना ही होता है। नेक्स्ट अगर हम अलजेब्रा की बच्चों बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो यहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर बच्चों हम बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या, कि यहां पे टर्म्स जो है कॉन्जुगेटिव टर्म्स उनका डिफरेंस आपके पास में हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसकी nth टर्म की बात करें तो वो होगी बच्चों a + n-1 × d, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और d जो इसका बच्चों कॉमन डिफरेंस है। अगर हम बच्चों सम ऑफ n टर्म्स की बात करें तो वो फॉर्मूला होगा n/2 × 2a + n-1 × d। एक और जो बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि nth टर्म जो है उसको आप Sn-1 से लिख सकते हो। इसको डब्बे में बंद करके रख लो, ये बहुत काम आने वाला है कि n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का अगर सम माइनस कर देते हो तो nth टर्म मिल जाएगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉमन डिफरेंस d जो उसको बच्चों Tn-1 भी लिखा जाता है, यानी nth टर्म -n-1th टर्म करोगे तो वहां से बच्चों आपको क्या मिलेगा, इसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अगर दो टर्म a एंड b है तो उनका अरिथमेटिक मीन a + b/2 होगा। अगर n टर्म्स है तो उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करोगे तो यहां से अरिथमेटिक मीन आपको n टर्म्स का मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें जीपी की, तो यहां पे जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर यहां पे अगर हम सबसे पहले rth टर्म अगर फाइंड करनी है तो वो होगी बच्चों a × r⁴n-1। अगेन a फर्स्ट टर्म है, r जो वो कॉमन रेशियो है। उसके बाद अगर हम बात करें सम ऑफ n टर्म्स की तो वो होगा बच्चों a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब अगर मान लो कि यहां पे ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाए जिसका कॉमन रेशियो जो वो 1 से कम है, तो ऐसे केस में बच्चों अब सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a/1 - r। ये यहां पे बच्चों आपको फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। उसके बाद अगर दो टर्म्स का बच्चों आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना तो वो √ab होगा। अगर n टर्म्स लिखिए उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखना तो सबको आप मल्टीप्लाई जो वो कर दीजिए और उसकी होल पावर 1/n ले लीजिए। अगली है बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर तीन नंबर a b c हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो वहां से बच्चों b = 2ac/a + c होगा। और hp के लिए कुछ अलग से फॉर्मूलाज याद नहीं रखने। अगर आपको बोला जाता है कि सीक्वेंस hp में तो उसकी बच्चों टर्म्स का रेसिप्रोकल जो है वो हमेशा ap में होगा। फिर am gm hm में बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, am is always greater than equals to gm is greater than equals to hm। तो ये AP, GP और HP की यहां पे बात हो गई। उसके बाद में अगर हम फॉर्मुलाज के टर्म्स में बात करें तो यहां पे बच्चों सिग्मा ऑपरेटर का यूज होता है। तो समीशन ऑफ R जो है, R जहां पे 1 से लेके n तक जा रहा है तो ये होगा n × n+1/2। अगर हम बच्चों बात करें समीशन ऑफ R² जहां पे अगेन R जो वो 1 से लेके n तक जा रहा है तो ये फॉर्मूला होगा n × n+1 × 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। अगर हम समीशन ऑफ r³ की बात करें तो ये बच्चों आपके पास में होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज में इतने ही आपके पास में फॉर्मूलाज होते हैं। अलजेब्रा का बच्चों अगला चैप्टर आपके पास में आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम सबसे पहले बात करें बाइनोमियल एक्सपेंशन की तो a + b⁴n का जो एक्सपेंशन होगा दैट इज nc0a⁴n + nc1a⁴n-1 × b प्लस nc2a⁻n-2 इंटू में b² एंड सो ऑन। इस टाइप से ये चलता जाएगा। अब अगर इसी की बच्चों हम जनरल टर्म लिखे तो r+1 टर्म की अगर हम बात करें तो tr+1 इज इक्वल्स टू आपके पास में जो होगा ncr(a⁻n-r) इंटू में b⁻r। अब अगर यहां पे बच्चों बात करें, अगर आपके पास में a + b की पावर n लिखा है और इसके अंदर हम मिडिल टर्म की बात करें तो जो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी n+1। तो अगर हम यहां पे मिडिल टर्म की बात करें तो n अगर इवन होगा तो ऐसे केस में बच्चों जो इसकी मिडिल टर्म होगी वो होगी आपके पास में n/2 + 1th टर्म जो वो मिडिल टर्म होगी। लेकिन n अगर यहां पे ओड है तो बच्चों यहां पे दो आपके पास में मिडिल टर्म जो वो आ रही होंगी, एक n+1/2 और एक सेकंड जो आपके पास में n+3/2। ये दो मिडिल टर्म जो आपके पास में बनेगी। अगली चीज आती है यहां पे बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम, यानी कि x1 + x2 से लेके xk⁻n अगर लिखा है तो इसको बच्चों आप लिख सकते हो समीशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो आपके पास में x1 और x2 इन सब की जो पावर आ रही है n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू n
फैक्टोरियल, और इनटू में आ जाएगा x1 रेज टू पावर n1, x2 रेज टू पावर n2, इस टाइप से। तो अगर यहां पे हम बात करें बच्चों, इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास में क्या होंगी, n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। ये आपके पास में बच्चों यहां पे मल्टीनोमियल थ्योरम हो गई। अगले हम यहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पे बच्चों जो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है दैट इज nc0 प्लस nc1 अप टू ncn, तो वो होता है 2 रेज टू पावर n। वही अगर इनके बीच में बच्चों जो साइन है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है, यानी nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 इस टाइप से चल रहा है, तो उसकी वैल्यू होगी बच्चों आपके पास में 0। अगर यही बच्चों एक एक टर्म छोड़ के चल रहा है, जैसे nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, तो इसका जो सम आएगा आपके पास में वो आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों दो दो टर्म के प्रोडक्ट का सम, जैसे nc0 इंटू ncn प्लस nc1 इंटू ncn माइनस 1, तो इस सीरीज का सम होगा बच्चों 2ncn। वही सेम तरीके से अगर हम बात करें nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर, तो इस सीरीज का जो सम आता है वो भी बच्चों होगा 2ncn। उसके बाद जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ncr जो है वो ncn माइनस r के इक्वल होता है सॉरी। सेकेंड अगर हम बात करें ncx इक्वल्स टू ncy अगर है तो यहां पे या तो x जो वो y के इक्वल होगा या फिर x प्लस वाई जो है वो आपके पास में n के इक्वल आएगा। थर्ड अगर हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बच्चों बात करें यहां पे तो ncr जो है वो इक्वल्स टू होता है n बाई आर इंटू n माइनस 1 cr माइनस 1। अगले इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अगर बच्चों बात करें तो ncr प्लस ncr माइनस 1 होता है n प्लस 1 cr। अगले अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो ncr अपॉन ncr माइनस 1 जो है वो होता है बच्चों आपके पास में n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। तो बाइनोमियल थ्योरम जो इसके अंदर बच्चों यही आपके पास में फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए अगली नेक्स्ट अगर हम बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी की, तो इसमें बच्चों अगर हम फर्स्ट सबसे पहले बात करें कि अगर आपके पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से r ऑब्जेक्ट्स जो है उनका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो वो क्या होंगे, तो वो होंगे npr यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको परम्यूट करना है या फिर हम ऐसा बोले कि अरेंज करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे n फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड टर्म जो जैसे कि इसके अंदर कॉम्बिनेशंस है तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बच्चों अगर आपके पास में है उसमें से अगर आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो इसके जो नंबर ऑफ वेज आपके पास में होंगे वो होंगे ncr यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। अगली बच्चों इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर आपके पास में सपोज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और आपको पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका आपके पास में जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके पास में कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। अगर बच्चों हम बात करें कि अगर मान लो आपके पास में एक P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं एक टाइप के, फिर Q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं दूसरी टाइप के, और R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तीसरी टाइप के, और P ऑब्जेक्ट्स जो है वो सारे आपके पास में आइडेंटिकल है, Q वाले भी आइडेंटिकल और R। अब यहां पे ऐसा बोला जाए आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट, तो इसके आपके पास में जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 और फिर माइनस में 1। और यही अगर मान लो आपके पास में P ऑब्जेक्ट एक टाइप के आ रहे हैं, Q दूसरी टाइप के, R तीसरी टाइप के, और एक N ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, बाकी P वाले एक जैसे, Q वाले एक जैसे, R जैसे एक जैसे। अब इसमें से अगर मान लो आपको चाहिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए बच्चों आप क्या करोगे, P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n, और पूरे में से आपको बच्चों यहां पे माइनस जो वो क्या करना है 1। इसके बाद बच्चों मल्टीनोमियल थ्योरम का यहां पे यूज आता है, यानी कि आपको यहां पे यूज क्या करना होगा कि 1 माइनस x की पावर माइनस n जो है इसके अंदर x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो होगा बच्चों n प्लस r माइनस 1 cr। उसके बाद अगर बच्चों बात करें कि आपके पास में एक लाइन में अगर मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और उसमें से कोई भी आपको r ऑब्जेक्ट्स जो सेलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्जुगेटिव, तो इसके बच्चों जो नंबर ऑफ वेज होंगे आपके पास में वो होंगे n माइनस r प्लस 1 cr। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें यहां पे कि ncr जो उसका ज्योमेट्रिकल यूज जो वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर आपके पास में मान लो कि n पॉइंट्स है उससे टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो वो कितनी बन सकती है, तो वो होंगी आपके पास में nc2। अगर मान लो कि यहां पे बच्चों इन n में से कोई m पॉइंट जो वो कोलिनियर है तब ये होगा nc2 माइनस mc2। अब अगर आपके पास में n पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल्स आपको बनाने हैं तो उसके वेज होंगे nc3। अब अगर मान लो कि यहां पे कोई m पॉइंट्स जो वो कोलिनियर है तब नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे बच्चों आपके पास में nc3 माइनस का mc3। इसके बाद अगर मान लो कि आपके पास में बच्चों
क्वेश्चन आता है कि आपके पास में चेस बोर्ड पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास में मान लो कि 8x8, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं कि m इंटू एन का रेक्टेंगल है। m इंटू एन का रेक्टेंगल होने का मतलब क्या है कि m+1 लाइन आपके पास में पैरेलल है और n+1 लाइन जो वो दूसरी टाइप से पैरेलल है। तो यहां से अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करता है तो वो होंगी बच्चों m+1c2 इंटू में n+1c2 एंड सेम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो भी आपके पास यही होगा। उसके बाद में अगर मान लो कि एक चेस बोर्ड जिसमें n क्रॉस n का मान सकते हो, इसमें अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे बेटा तो वो होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। तो ये सारी बातें हो गई बच्चों इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद में अगर मान लो कि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करें तो जैसे n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल होते हैं, वैसे एक सर्कल पे इनको अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे बच्चों आपके पास में n-1 फैक्टोरियल। चलिए अगली बच्चों यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स की। अगर आपके पास में मान लो कि एक कोई नंबर है उसको ब्रेक करके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आपने ऐसा लिखा p1 की पावर α1 इंटू p2 की पावर α2 अप टू pn की पावर αn, तो जो नंबर ऑफ यहां पे बच्चों डिवाइजर्स होंगे वो होंगे α1 प्लस 1 इंटू α2 प्लस 1 अप टू αn प्लस 1। यहां पे अगर बच्चों आपको सम ऑफ डिवाइजर्स करना है तो यहां पे ये देखो आपको सारी जीपी जो है वो हर एक ब्रैकेट में जीपी बनती हुई नजर आ रही होंगी, इनके सम का जो प्रोडक्ट होगा वो ओवरऑल यहां पे बच्चों इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद में अगर बच्चों हम यहां पे एक बात करें डी अरेंजमेंट, जिससे काफी बार अभी आजकल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तो n ऑब्जेक्ट्स है, अगर इसमें से मान लो कि आपको r ऑब्जेक्ट्स उनको डी अरेंज करना है तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे ncr इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आपके पास मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स और सबको डी अरेंज करना है तो इसके वेज होंगे बच्चों n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बच्चों हमने बात कर ली यहां पे पीएनसी की। अगला जो बच्चों यहां पे अलजेब्रा का पोर्शन आता है, अलजेब्रा का चैप्टर आता है, वो आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बच्चों हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले तो यहां पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है आपके पास में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वेज। उसके बाद बच्चों आता है यहां पे एडिशन थ्योरम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे बच्चों अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ ए और बी। यहां पे अगर यही मान लो कि 3 इवेंट आपके पास में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास में बच्चों यहां पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर मान लो आपको 3 इवेंट दे रखे हैं, उसमें बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, तो इसके लिए आपको बच्चों क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एटलीस्ट 2 इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहीं पे अगर मान लो आपको ऐसा पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स ऑफ 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, तो इसकी बच्चों प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें ये आपके पास में एडिशन थ्योरम हो गई। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करें तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी, बट अगेन ये आपके पास में कब होगा, जब ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अदरवाइज हम यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो बात करते हैं वो क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे अगर बच्चों जो भी हमने यहां पे इंटरसेक्शन वगैरह की बात की, तो अगर कोई भी आपके पास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो ऐसे केस में जहां जहां भी इंटरसेक्शन आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ए बी सी अगर मान लो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबकी वैल्यू जो बच्चों आपके पास में यहां पे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। उसके बाद में अगर बच्चों हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर सपोज आपके पास में n ट्रायल्स हैं और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो p है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो पहली चीज तो p प्लस q जो वो आपके पास में 1 होगा। अब यहां पे अगर आपको फाइंड करना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर टाइम्स ऑफ सक्सेस। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बच्चे NCR इंटू में P रेस टू पावर R इंटू में Q रेस टू पावर N माइनस R, इसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम बच्चों बात करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी या फिर इसको एक्सपेक्टेशंस बोला जाता है, जिसके अंदर अगेन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर मान लो कि n है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो यहाँ पे दो टर्म बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है मीन, तो मीन आपके पास में होता है n इंटू में p। सेकेंड आपके पास में बच्चों वेरियंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, तो वेरियंस जो होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू p इंटू Q, और यहां पे भी अगेन P प्लस Q जो वो 1 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरिएंस का बच्चों हम क्या ले लेंगे यहां पे अंडर रूट। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर आता है आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले अगर हम मान लो कि बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ a प्लस आयोटा b, तो उसका जो बच्चों कॉन्जुगेट होगा वो होता है आपके पास में a प्लस माइनस आयोटा b, जहां पे a और b जो है वो दोनों आपके पास में कैसे नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं। चलिए उसके बाद में अगर बात करें बच्चों इक्विटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में Z1 और Z2 इक्वल लिखे, इसका मतलब कि उन दोनों का रियल पार्ट जो वो भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इससे बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों इसके अंदर आती है आपके पास में आर्ग्यूमेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z अगर आपके पास में बच्चों लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर सपोज हम ऐसा बोले कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है, तो आप सबसे पहले अल्फा फाइंड कीजिए। अल्फा आपके पास में होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a। आपने अल्फा फाइंड कर लिया। अब इसके बाद में देखिए कि वहां पे a और b पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे क्वाड्रेंट जो वो कौन सा यूज हो रहा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कौन से क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जो थीटा है बच्चों जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो आपके पास में माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। अगली बच्चों अगर हम बात करें कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है, तो इसका बच्चों मॉड्यूलस होगा अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अंडर रूट ओवर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये मॉड्यूलस लिखा जाता है। अब इसके अगर दोनों की हम प्रॉपर्टीज की बात करें, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो है बच्चों वो आपके पास में लॉग की जो प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो करता है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई, जहां पे n जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा लिखा जाता है। फिर सिमिलर वे में आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z1 अपॉन z2 वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस में अगेन हम कर देते हैं यहां पे 2n पाई। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर समथिंग लिखा हो तो पावर जो बच्चों बाहर आ जाएगी। अगर आपके पास बच्चों कहीं पे लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, इसका मतलब z जो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई आ रहा है, इसका मतलब z जो है वो आपके पास में रियल नेगेटिव नंबर है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बच्चों प्लस माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव है तो पाई बाय 2, अगर नेगेटिव है तो आपके पास में वो हो जाएगा बच्चों माइनस का पाई बाय 2। इसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज की, तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर जो वो बच्चों होता है आपके पास में z इंटू में z बार। अगली अगर हम बात करें बच्चों मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपके पास में, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू में z2। तो ये बच्चों मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टीज होती है इनको आप डायरेक्टली याद रखिए, इनसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अगली बच्चों इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है रोटेशन थ्योरम। अगर आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है, तो सपोज पहले लाइन आपके पास में PQ थी और उसको थीटा एंगल से रोटेट करा के आपने उसको QR लाइन जो वो बना दिया है, तो ये यहां पे बच्चों रोटेशन फॉर्मूला आप लगा सकते हो। रोटेशन फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। उसके बाद में बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट इज डी माइवर्स थ्योरम। अगर बच्चों यहां पे दो केस ले रहे हैं, पहला केस अगर मान लो कि n आपके पास में कोई इंटीजर है, तो ऐसे केस में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो है वो आपके पास होता है cos n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन n थीटा। सेकंड केस अगर मान लो आपके पास में बच्चों यहां पे p और q इंटीजर है, लिखा हुआ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर p बाई q, तो ये इक्वल टू होगा आपके पास में cos ऑफ 2k पाई
प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन 2k पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। अगला जो बच्चों पार्ट आता है यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चों आपके पास होते हैं 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसमें से बच्चों एक को ओमेगा बोला जाता है, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। अब ओमेगा की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो बच्चों 0 होता है, ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास में 1 होता है। और अगर आप ओमेगा की पावर 3 के ओमेगा की बड़ी पावर निकालनी है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप उसको इजीली जो वो चीजों को लिख सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले अगर दो पॉइंट आपके पास में Z1 और Z2 तो उनके बीच की डिस्टेंस को बच्चों लिखा जाता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। उसके बाद अगर मान लो कि बच्चों कहीं पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आपके पास में थीटा लिखा हो तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ में वो थीटा एंगल जो है वो बना रही है। ये बच्चों रिप्रेजेंट करता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद अगर मान लो कि लिखा हुआ मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस बी, तो ये बेसिकली बच्चों एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका लोकस होगा मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस बी। अब अगर मान लो कि बच्चों आपके पास में कोई दो पॉइंट है Z1 और Z2, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की आपको अगर इक्वेशन लिखनी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो वो आपके पास में होगी Z इज इक्वल टू Z1 प्लस T टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2, जहां पे T जो है वो बच्चों कोई एक रियल नंबर है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करेंगे यहां पे अगर आपके पास में ऐसा लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, तो एक सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर थीटा बच्चों π/2 से छोटा है तो ऐसे केस में सर्कल की मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अगर थीटा जो π/2 से बड़ा है तो ऐसे केस में सर्कल की माइनर आर्क जो है उसको बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में बच्चों अगर हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर मान लो कि एक सर्कल जो है उसकी इक्वेशन लिखनी है तो वो होती है आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल्स टू R, जहां पे बच्चों Z0 जो उसका सेंटर है, R जो है वो बच्चों आपके पास में इसकी रेडियस है। उसके बाद में अगर मान लो कि सर्कल के हम जनरल फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम बात करें जनरल इक्वेशन क्या होगी तो वो बच्चों आपके पास में होती है Z इंटू Z0 प्लस एल्फा इंटू में Z बार प्लस एल्फा बार इंटू में Z प्लस K इज इक्वल टू 0, जहां पे बच्चों माइनस K इसका जो सेंटर है वो है आपके पास में माइनस एल्फा और इसकी जो रेडियस होगी आपके पास में दैट इज अंडर रूट ओवर एल्फा इंटू एल्फा बार माइनस K। एल्फा इंटू एल्फा बार को आप मॉड्यूलस ऑफ एल्फा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर अगला बच्चों आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट K लिखा हुआ है तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। बस यहां पे कंडीशन बच्चों आपके पास में ये होनी चाहिए कि K जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर आपके पास में बच्चों मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल्स टू कांस्टेंट एनी कांस्टेंट K लिखा हुआ है तो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। बस यहां पे बच्चों कंडीशन ये होनी चाहिए कि K जो है दैट मस्ट बी लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये बच्चों यहां पे आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो खत्म होता है और इसी के साथ में बच्चों अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों अगला स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो वैसे डायरेक्टली फॉर्मूलाज जो है वो तो थोड़े कम है तो फॉर्मूलाज तो मैं खटखट से आपको बताता रहूंगा। अगर कहीं से भी थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके की कॉन्सेप्ट बच्चों चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दी हुई है जल्दी से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मिनी शॉर्ट है, बहुत ही जल्दी वहां पे क्विकली जो इन सारे चैप्टर्स का अलग अलग रिविजन करवाया हुआ है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन में अगर बच्चों सबसे पहले बात करें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अंडर रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास में x2 y2, तो एक तीसरा पॉइंट है जो कि इसको m/1 में m/n में इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में होंगे mx2 प्लस माइनस nx1 अपॉन m प्लस माइनस n एंड my2 प्लस माइनस ny1 अपॉन m प्लस माइनस n। जब बच्चों वो पॉइंट इनको इंटरनली डिवाइड करेगा तो यहां पे प्लस का यूज करेंगे, अगर वो पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ऐसे केस में बच्चों हम यहां पे माइनस साइन जो है उसका यूज करेंगे।
उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें एक जो ट्रायंगल होता है उसके सेंटर्स की बात करें, तो अगर एक ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस जो उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। यहां पे बच्चों इसके इन सेंटर के जो आपके पास में कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c एंड ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a + b + c। उसके अलावा बच्चों इसके सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूलाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो आपको ये फाइंड करने हैं। चलिए उसके बाद में यार बात करते हैं एक लाइन की। अगर एक लाइन पे दो पॉइंट आपके पास में x1, y1 एंड x2, y2 गिवन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा आपके पास में दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस लाइन की इक्वेशन भी आप बच्चों इजीली लिख सकते हो, y - y1 = m × x - x1, और m बच्चों यहां पे मैंने आपको ऊपर जो वो अभी बताया है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें कि पहले अगर लाइंस की सारी बातें हम करें, तो एक पॉइंट की लाइन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो होगी मॉड्यूलस, एक लाइन है सपोज ax + by + c = 0, पॉइंट है x1, y1, तो इससे जो डिस्टेंस होगी दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। इस पॉइंट की इस लाइन पे अगर बच्चों फुटो परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो वो होगा x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = माइनस टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। अगर बच्चों यही हमें अगर इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट इमेज फाइंड करेंगे तो वो आएगी x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = -2 टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। ये आपके बच्चों एक पॉइंट जो उसकी लाइन के अबाउट इमेज। अब अगर हम बच्चों बात करें कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 x2, y2 एंड x3, y3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एक डिटरमिनेंट की हेल्प से लिखा जाता है, हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यही अगर बच्चों ऐसा बोला जाए कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस डिटरमिनेंट जो उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि वहां से कभी भी बच्चों ट्रायंगल जो आपके पास में फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें कि दो लाइंस आपके पास में हैं, उनमें से एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा दैट इज tan इनवर्स mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अगर बच्चों वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्लोप जो उसको इक्वल कर दीजिए, अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी -1। उसके बाद अगर बच्चों हम और बात करें, यहां पे दो लाइंस जो है उसके एंगल बाइसेक्टर की जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो वो बच्चों हम क्या लिखेंगे ax1 + a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाई √a² + b² इक्वल्स a1² + b1² इक्वल्स टू ± a2x + b2y + c2 डिवाइडेड बाई √a2² + b2²। अब यहां पे अगर मान लो कि आपको एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर चाहिए या फिर ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर, तो आप सबसे पहले बेटा a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब a1 a2 का साइन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, यानी कि a1 a2 + b1 b2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे केस में पॉजिटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूस मिलेगा और नेगेटिव लेने से एक्यूट। सिमिलर वे में a1 a2 + b1 b2 अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे केस में बच्चों नेगेटिव लेने से आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा और पॉजिटिव लेने से आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। अब दो लाइन अगर बच्चों आपके पास में पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस, सपोज पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो है आपके पास में ax + by + c1 = 0, सेकंड की है ax + by + c2 = 0। तो बच्चों इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज मॉड्यूलस ऑफ c1 - c2 डिवाइडेड बाई √a² + b²। तो लाइन के अंदर बच्चों फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो ये इतना ही है, बाकी तो की कॉन्सेप्ट जो है वो तो काफी सारे हैं। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो अगर आपके पास में ax² + 2hxy + by² = 0 अगर होमोजीनियस है या फिर सेकंड डिग्री का जो कर्व है वो अगर कंप्लीट इक्वेशन भी दी हुई है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 2√h² - ab अपॉन a + b। अगर बच्चों वो लाइन आपके पास में कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल लाइंस है तो उनकी इक्वेशन उसकी कंडीशन होगी h² = ab, और अगर ये दोनों लाइन आपके पास में परपेंडिकुलर है इसका मतलब a + b जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 जो है वो आपके पास में यहां से आ जाएगी। तो ये बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की यहां पे जो चीजें आपको पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल की जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसका सेंटर होता है बच्चों -g, -f, और यहां पे अगर इसके रेडियस की बात करें तो वो होती है √g² + f² - c।
एक सर्कल के बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन होती है दैट इज x इज इक्वल टू h प्लस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, जहां पे h कोमा k जो है वो बच्चों सर्कल का सेंटर है और r जो है बच्चों आपके पास में उस सर्कल की रेडियस है। उसके बाद में बच्चों जो सर्कल की जनरल इक्वेशन है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म करती है 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी और y एक्सिस जो है उस पे बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म करती है 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी लेंथ का। तो ये आपके पास में एक सर्कल की जो वो बात हो गई। अब अगली बात अगर हम बात करें एक सर्कल और एक लाइन की, तो आपके पास में अगर सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखे पॉइंट फॉर्म में, यानी कि अगर पॉइंट जो आपके पास में बच्चों सर्कल पे लाई कर रहा है तो वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी t इक्वल्स टू 0, यानी कि x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस कर दो, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर दीजिए और y जो उसको y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट जो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड एक हम बात करते हैं बच्चों यहां पे स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सपोज ये सर्कल है तो इसके जो बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन होगी दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, जहां पे a जो है वो आपके पास में इस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस है। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें यहां पे पेयर ऑफ टेंजेंट की, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है s(s1) इक्वल्स टू t स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें, मान लो कि जो टेंजेंट है उसकी लेंथ की अगर बात करें तो टेंजेंट की जो लेंथ आती है आपके पास में दैट इज अंडर रूट ओवर s1, यानी कि जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में डाल दीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए तो वो टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन की, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो वो भी होती है बच्चों t इक्वल्स टू 0। उसके बाद अगर मान लो कि आपके पास में एक कोड है उसका मिड पॉइंट गिवन है तो बच्चों उसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज t इक्वल्स टू s1। उसके बाद आता है डायरेक्टर सर्कल, तो एक सर्कल जो है उसकी इक्वेशन है सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन बच्चों होगी आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस है वो बच्चों रूट 2 टाइम्स आपके पास में यहां से मिल जाएगी। नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल कुछ खास नहीं होता, सर्कल के नॉर्मल में बस सिंपल एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि उसका जो नॉर्मल है वो बच्चों सर्कल के सेंटर से हमेशा हमेशा जो है वो पास होगा। तो ये हमने बात की सर्कल के नॉर्मल की। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स की। तो अगर एक आपके पास में सर्कल है s इक्वल्स टू 0, एक लाइन है l इक्वल्स टू 0, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो आपके पास में सर्कल पास होता है उसकी इक्वेशन होगी बच्चों s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। एक सेकंड एक सर्कल है s1 इक्वल्स टू 0, दूसरा सर्कल है s2 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन होगी s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में अगर मान लो कि आपके पास में एक लाइन गिवन है और उस लाइन पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है x1, y1, उस लाइन को उस पॉइंट पर टच करने वाले जो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन होगी दैट इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इक्वल्स टू 0, जहां पे l जो बच्चों आपके पास में क्या है उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन है। चलिए यार उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें दो सर्कल का एनालिसिस, अगर बच्चों यहां पे दो सर्कल आपके पास में दोनों दूर दूर लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन r1 प्लस r2, यानी c1 c2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। यहां पे जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है वो बच्चों यहां पे 4 आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास में टेंजेंट्स की लेंथ जो है जो आपके पास में एक यहां पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो जो बच्चों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ होगी c1 c2 का अंडर रूट ओवर c1 c2 स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। जो बच्चों आपके पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन उसकी लेंथ होगी अंडर रूट ओवर c1 c2 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों यहां पे इनकी लेंथ की बात हो गई। चलिए अगली अगर हम बच्चों बात करें कि दो सर्कल है और वो दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन होती है आपके पास में 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ये आपके पास में उनके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। उसके बाद अगर हम मान लो कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन कोड होती है उसकी इक्वेशन s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0। दो सर्कल है अगर उनके रेडिकल एक्सिस की अगर बच्चों बात करें उसकी इक्वेशन की तो वो आपके पास में होती है s1 माइनस s2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों सर्कल के इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं, सर्कल के फॉर्मूला जो वो कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास आता है पैराबोला। पैराबोला में अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी सेंट्रिसिटी जो वो 1 होती है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला जो उसकी अगर मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताऊं तो इसका वर्टेक्स 0,0, फोकस जो बच्चों इसका 1,0। अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो आपके पास में आती है x इज इक्वल टू -a। अगर हम इसके लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो आते हैं आपके पास में a, ±2a। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो बच्चों आपके पास में आती है 4a। उसके बाद में अगर इस पे कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेट्स आपको लेट करने हैं तो वो होंगे आपके पास में 80 स्क्वायर 280। तो ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। बाकी भी जो आपके पास में पैराबोला होते हैं डिफरेंट टाइप के, यहां पे टर्मिनोलॉजी जो आपको दिख रही है, वीडियो को पॉज कीजिए और सारियों को एक बार बच्चों जो वो चेकआउट कर लीजिए। तो ये पैराबोला की बेसिक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों पैराबोला के टेंजेंट की, तो अगर पॉइंट फॉर्म में बात करें यानी कि पॉइंट अगर आपको पैराबोला पे गिवन है तो उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0। अगर मान लो कि यहां पे आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में बच्चों इक्वेशन लिखनी है तो वो होगी ty इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। अगर स्लोप फॉर्म में बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे तो वो होगी आपके पास में y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। अगर बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे वो आता है आपके पास में अगेन पैराबोला जो है उसका नॉर्मल। तो पैराबोला का नॉर्मल जो है वो होगा बच्चों y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे am स्क्वायर कोमा माइनस 2am। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जितनी भी जो टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा पेयर ऑफ टेंजेंट की, तो सारी की सारी जो सर्कल में टर्मिनोलॉजी थी वही टर्मिनोलॉजी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में रहेंगी। तो यहां पे अलग अलग बच्चों में आपको नहीं बताने वाला हूं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलाज की बात करें तो पैराबोला के फॉर्मुलाज भी यहीं पे खत्म होते हैं। थोड़े से और ज्यादा चीजें के कॉन्सेप्ट देखने तो नीचे प्लेलिस्ट जो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं इलिप्स की। तो इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा, अगर ए लेस देन बी है तो ऐसे केस में आपको वर्टिकल इलिप्स जो वो मिलने वाला है। उसके बाद अगर बच्चों यहां पे अगर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें, सबसे पहले सेंट्रिसिटी तो वो होगी अंडर रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर बी ए से छोटा है, और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर ए जो है वो आपके पास में बी से छोटा है। सेंट्रिसिटी बच्चों इसकी हमेशा क्या होती है, लेस देन 1। इसकी अगर हम फोकाई की बात करें तो दो फोकाई होती हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। अगर लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो होते हैं बच्चों ए ई कोमा प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अगर हम बच्चों यहां पे इसकी बात करें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की तो वो यहां पे क्या होगी आपके पास में 2b स्क्वायर अपॉन ए। अगेन हम ये बातें सारी कर रहे हैं जब a जो वो ग्रेटर देन b होगा, जब a लेस देन b होगा तो सारी टर्मिनोलॉजी जो उसके अंदर बता a जो उसको b से रिप्लेस कर देना, b को a से रिप्लेस कर देना। अगर हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स जो बच्चों इसकी होगी आपके पास में x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। उसके बाद अगर हम मान लो कि नेक्स्ट यहां पे बात करें इलिप्स जो उसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो पॉइंट फॉर्म में अगेन t इक्वल्स टू 0। मेन चीज आती है स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में बच्चों इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो बच्चों यहां पे ये इलिप्स है इसके ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगेन ए ग्रेटर देन बी की हम बात कर रहे हैं। एक आता बच्चों इसका डायरेक्टर सर्कल, तो जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतनी चीजें आपको इलिप्स में फॉर्मुलाज के नाम पे याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट पार्ट जो कि हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम इसकी सेंट्रिसिटी की बात करें तो वो होती है बच्चों अंडर रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसकी और जो इलिप्स के फॉर्मुलाज है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बच्चों, माइनस प्लस प्लस माइनस का जो ज्यादातर डिफरेंस आता है। अगर हम यहाँ पे इसके डायरेक्ट्रिसेस की बात करें तो वो होगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अगर हम फोकाई की बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो वो अगेन आपके पास में होंगी बच्चों यहां पे प्लस माइनस ए ई कोमा 0। यहां पे बच्चों एक ट्रांसवर्स एक्सिस होती है जिसकी लेंथ जो वो 2a होगी, जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी उसकी लेंथ जो आपके पास में 2b होगी, और इसी के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर इक्वेशन लिखनी है तो वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये बच्चों इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अगेन अगर हम बात करें कॉन्जुगेट जो हाइपरबोला है इसके लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी अगेन वो भी आपके पास में सेम ही आने वाले 2a स्क्वायर अपॉन में b जो वो यहां पे हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि b जो उसको a से रिप्लेस कर दीजिए तो सारे इलिप्स वाले रिजल्ट जो वो आपको यहां पे मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। तो पॉइंट फॉर्म में तो अभी भी t इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसके अलावा मेन चीज आती है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
उसके अलावा बच्चों यहां पे भी जो डायरेक्टर सर्कल है वो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। और एक और अगर मान लो कि हम यहां पे इंपॉर्टेंट बात अगर बच्चों करें यहां पे, तो वो आती है एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। और उसमें जो बच्चों खास बात होती है वो खास बात यहां पे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जो उसके अंदर क्या होगा कि यहां पे इसकी सेंट्रिसिटी जो हमेशा रूट होगी। एक पॉइंट बच्चों मिस हो गया था, यहां पे इलिप्स जो है उसमें, सॉरी इलिप्स में जनरल अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट लेट करना है तो वो हम ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा लेते हैं, और हाइपरबोला में अगर आपको पॉइंट लेट करना है तो वो हम ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा लेते हैं। तो ये अगेन बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पूरा कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा सा डिटेल में दिखना है तो प्लेलिस्ट जो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पोर्शन कैलकुलस। तो वैसे तो यार कैलकुलस में ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं होते, बट जो भी हैं उनकी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट वाले चैप्टर की, तो लिमिट के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट जो है उनको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 होता है तब आपके पास में sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x, sin इनवर्स x अपॉन x, इसके अलावा ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, इसके अलावा e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इन सब की वैल्यू जो वो 1 होगी बच्चों कब, जब लिमिट x टेंडिंग टू आपके पास में 0 हो। इसके अलावा बच्चों जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है उस केस में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन x अगर आपके पास में लिखा है तो इसकी वैल्यू e होगी। इसके अलावा जब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट आपके पास में है उस केस में 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x है, तो ये भी आपके पास में e होगा। इसके अलावा बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखा है तो ये log a के इक्वल होगा। इसके अलावा बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है, तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। इसके अलावा यार हम बात करें तो यहां पे कुछ एक्सपेंशन होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जैसे कि sin x का एक्सपेंशन आपके पास में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद cos x बच्चों क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद में e रेज टू पावर x जो है वो आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें log ऑफ 1 प्लस एक्स की, तो ln 1 प्लस एक्स जो आपके पास में इक्वल्स टू होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों आपके पास में बेसिक है, और इसके अलावा भी जो यहाँ पे आपके पास में 3-4 फॉर्मूलाज और दिख रहे हैं तो उनको भी आप याद रख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स के एक्सपेंशन जो वो याद रख सकते हो। तो बस बच्चों फॉर्मूलाज के नाम पे आपके पास में इतना ही पोर्शन होता है लिमिट के अंदर। उसके बाद में अगर क्वांटिटेटिव डिफरेंशियलिटी की बात करें तो वहां पे कुछ नहीं है फॉर्मूलाज के नाम पे। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं एमओडी की, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर भी जो बच्चों बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे x की पावर n का n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होता है, साइन x जो उसका cos x होता है, तो ये इस तरीके से मतलब टाइप जो है वो यहाँ पे 10-15 अलग अलग नाम है सारे के सारे। तो ये भी यहाँ पे आपको पीछे नजर आ रहा होगा। जल्दी से यार एक बार वीडियो को पॉज करके इनको खट से जो वो रिवाइज कर दीजिए, आसान से यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूलाज गिवन है। उसके बाद अगर यार इस यहाँ पे बेसिक थ्योरम्स की अगर बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो है अगर ऐसा लिखा हो तो आप यहाँ पे एफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस माइनस जी एक्स उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिखा हो तो के को आप डेरिवेटिव जो उससे बाहर ले सकते हो एंड के टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स लिखा हुआ है तो आप इसमें एक बार एक फंक्शन को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी एफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। उसके बाद अगर मान लो कि आपके पास में दो फंक्शन के रेशियो की फॉर्म में डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये होगा डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर में gx इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। उसके बाद अगर कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो ये बच्चों होगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके डिफरेंशिएशन की, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
सेक इनवर्स का होगा बच्चों 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का होगा बच्चों -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x इंटू में अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें आपके पास में एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है, जैसे y जो है वो बच्चों आपके पास में कुछ fx लिखा हुआ है और z जो है वो gx लिखा हुआ है और आपको dy बाई dz अगर फाइंड करना है तो dy बाई dz आप क्या लिखोगे, f डैश x अपॉन g डैश x। ये आपके पास में एक फंक्शन जो उसका दूसरे के रेस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये बच्चों एमओडी जो है उसके अंदर भी फॉर्मूलाज के नाम पे इतना ही है, तो ये यहां पे आपका एमओडी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बच्चों बात करते हैं एओडी की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम सबसे पहले बात करें कि अगर एक कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर बच्चों अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। अगर बच्चों आपको यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो इस टाइप से बच्चों आप टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। उसके बाद यार अगर मान लो कि इनकी लेंथ की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो वो क्या होगी, तो वो होगी बच्चों मॉड्यूलस ऑफ y इंटू में अंडर रूट ओवर 1 अपॉन m स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें बच्चों तो वो होगी मॉड्यूलस ऑफ y इंटू में अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें यहां पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की तो वो होगी मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाई m। अगर हम बात करें बच्चों यहां पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की तो वो होगी मॉड्यूलस ऑफ y इंटू में m, और यहां पे हर जगह जो बच्चों यहां पे m है वो होगा dy बाई dx। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें यहां पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, तो यहां पे बच्चों क्या कर रहा है कि जिस पॉइंट पर वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे दोनों कर्व पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और टेंजेंट का स्लोप अगर मान लो कि m1 माइनस m1 और m2 है तो उन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m। उसके बाद आता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलती है। तो ये अगर हम बात करें एओडी का जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसकी बात हो गई। उसके बाद में मोनोटोनिसिटी जो उसके अंदर बच्चों फॉर्मूलाज वगैरह कुछ खास यूज है नहीं। उसके बाद में आती है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है कि बच्चों अगर आपके पास में एक फंक्शन f(x) जो वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज a से लेके क्लोज b में, सेकंड कंडीशन अगर मान लो कि बच्चों वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है ओपन a से लेके ओपन b में, थर्ड कंडीशन अगर मान लो कि f ऑफ a जो वो f ऑफ b के इक्वल है, अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो a से b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x जो वो 0 होगा। फिर इसी से मिलती जुलती बच्चों सेकंड आपके पास में थ्योरम होती है एलएमवीटी थ्योरम। एलएमवीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक फंक्शन f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज a से लेके क्लोज b में और डिफरेंशिएबल है ओपन a से ओपन b में, तो वहां पे a से b के बीच में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे f डैश c जो है वो इक्वल होता है fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो ये बच्चों एओडी के अंदर अगर हम फॉर्मूलाज वाले पार्ट की बात करें तो इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं। इसके अलावा की बहुत सारे जो वो कॉन्सेप्ट्स बच्चों यहां पे होते हैं। तो ये बच्चों यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस की बात हो गई। चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी अगर हम बच्चों बात करें कि सबसे पहले यहां पे बेसिक फॉर्मूलाज है, तो बेसिक फॉर्मूलाज काफी सारे हैं, तो आई थिंक इतने सारे मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, बीच में कोई एक आधा मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, तो जल्द से जल्द यार इनको क्विकली जो है वो आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद यार सेकंड हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, जहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर f(x) इंटू में gx लिखा हुआ है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक फंक्शन जो उसको फर्स्ट लेट करना है, दूसरे को सेकंड। फर्स्ट किसको लेट करेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे, या फिर ऐसा बोले कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान है उसको सेकंड फंक्शन, जिसको डिफरेंशिएट करना आसान है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू में gx जो बच्चों हम कैसे करेंगे, आप फर्स्ट फंक्शन को पहले कांस्टेंट रख दीजिए, यानी f(x) इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ gx, और इसका पूरे का बच्चों आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये आपके पास में दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं तो उनका बाई पार्ट्स की हेल्प से बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन जो वो किया जाता है। उसके बाद में अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट्स को का इंटीग्रेशन जो बच्चों कैसे किया जाता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लो कि आपके पास में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है dx अपॉन में
क्वाड्रेटिक, या फिर dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, या फिर अंडर रूट के अंदर मान लो कि क्वाड्रेटिक आ रही है। तो इस टाइप की चीजों के लिए बच्चों आपके पास में दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली x प्लस बी बाई 2a जो है उसको t लेट कर दीजिए, यहां से भी सोल्व हो जाएगा, या फिर आप फॉर्म जो है वो जनरेट कर लीजिए जैसे कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले। तो ये सारे फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए, तो एक एक मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला का इंटीग्रेशन होगा बच्चों ln x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों होगा ln ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। और ये तीन ही हो गए। एक आपके पास में 1 अपॉन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों 1 अपॉन ए इंटू में टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब अगर अंडर रूट में आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब अगर dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका बच्चों होगा आपके पास में 1 अपॉन 2a इंटू में ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो भी क्वाड्रेटिक है उनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए और जो भी आपके पास में बन रहा है उसको आप यहां पे लिख दीजिए। इसके अलावा बच्चों अगले तीन फॉर्मूला जो उनको ध्यान से सुनना है, अगर मान लो कि अंडर रूट के अंदर आपके पास में क्वाड्रेटिक आ रही है तो वो तीन टाइप से आ सकती है। फर्स्ट आपके पास में अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन टाइप की चीजें। तो अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको लिखना, तो वो होगा बच्चों एक्स बाई टू इंटू में अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू में ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम सेकेंड बात करें बच्चों यहां पे अगर हम बात करें अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा x बाई टू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अगर हम बच्चों बात करें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये सारे बच्चों क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। उसके बाद में आता है बच्चों यहां पे अच्छा बाई पार्ट्स जो उसके अंदर कुछ एक और जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म आपके पास में होती है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका बच्चों जो इंटीग्रेशन है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट जो जब भी ई की पावर एक्स आए तो आपको हमेशा ये जनरेट जो वो करने की ट्राई जो वो हमेशा बच्चों आपको करनी है। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे इसी की अगर हम बाई पार्ट्स की बात करें तो दो बहुत ही अहम फॉर्मूलाज होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स cos bx। तो यहां पे बच्चों इसके भी फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, दोनों में एक कॉमन पार्ट है e रेज टू पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है। पहले वाले में a sin bx माइनस में b cos bx आ जाएगा, नीचे वाले में बच्चों a cos bx प्लस में b टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ cos bx प्लस में b टाइम्स ऑफ sin bx। ठीक है, तो ये आसान से इसके फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके इंटीग्रेशन, तो उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट्स आपके पास होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है वो ये याद रखना होता है। तो अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में अगर मान लो कि dx अपॉन में न्यूमरेटर के अंदर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या फिर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या फिर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, अगर इनमें से बच्चों कोई सा भी इंटीग्रेशन में आपको दिखता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो उसको sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद में 10x जो उसको t लेट कर लेना है। टाइप नंबर 2, अगर बच्चों आपको डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस में b साइन x, a प्लस में b cos x या फिर a साइन x प्लस में b cos x दिख रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपली साइन और cos जो है उसको 10 के हाफ फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेना है, यानी साइन x को रिप्लेस कर देना 2 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, cos x को रिप्लेस कर देना 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 और उसके बाद में बच्चों 10x बाई 2 जो है उसको t लेट कर देना है। तो ये आपके पास में बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो इन्हीं दो फॉर्म से जनरली जो है वो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में बच्चों एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर पावर जो फॉर्म में चल रही होती है, ऊपर आपके पास में जो है वो एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस 1 लिखा होगा और नीचे x की पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद में x प्लस 1 अपॉन x को t मानना है या फिर x माइनस 1 अपॉन x को t मानना है, डिपेंड करता है कि उसका डेरिवेटिव जो वो आपके पास में न्यूमरेटर में होना चाहिए। लास्ट में अगर बच्चों एक दो और स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन की बात करें जो पूछे जनरली कम जाते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर, बेसिकली हम डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इनटू में अंडर रूट लीनियर लिखा हुआ है या फिर क्वाड्रेटिक इनटू में अंडर रूट लीनियर लिखा, तो जो अंडर रूट के अंदर जो बच्चों लीनियर लिखा है जैसे px प्लस में q लिखा है तो उसको हम डायरेक्टली टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्वेश्चन जो आपका सोल्व हो जाएगा। इसी का बच्चों जो एक सेकंड टाइप पूछा जा सकता है वो है dx अपॉन में, अब अगर मान लो कि लीनियर बाहर लिखा हो यानी ax प्लस में b और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है कुछ भी px स्क्वायर प्लस में qx प्लस r, तो जो बाहर वाला लीनियर है उसको ax प्लस में b जो था उसको 1 अपॉन t से अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपका आंसर जो बच्चों आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बच्चों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें हो गई। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो यार यहां पे इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर मान लो 10-15 मिनट में आपको पूरे प्रॉपर्टीज सब कुछ रिवाइज करना है तो अगेन प्लेलिस्ट जो वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी जो है उनको मैं खटकर से बता देता हूं, इसमें भी फॉर्मुलाज के नाम पे ज्यादा कुछ खास जो वो होता नहीं है। तो सबसे पहले तो यार अगर हम मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b लिखा हुआ है, तो अगर इस लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो माइनस b से a कर देते हो तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो भी नेगेटिव से आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन a टू b fx dx लिखा हो तो इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx dx c टू b लिख सकते हो। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपको मॉड्यूलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस टाइप के फंक्शन जो है उनका इंटीग्रेशन करना होता है। इसके अलावा अगर बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होता है किंग्स रूल। यहां पे किंग्स रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास में एक इंटीग्रेशन लिखा fx dx लिमिट फ्रॉम a टू b, तो यहां पे आप x जो उसको रिप्लेस कर सकते हो a प्लस b माइनस x से। ऐसा करने से बच्चों आपका इंटीग्रेशन जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, जब आपके पास में इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस a से a होती है तो ऐसे केस में हम ओड इवन जो वो चेक करते हैं। अगर फंक्शन ओड है तो बच्चों उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे। अगर आपके पास में बच्चों फंक्शन जो वो इवन फंक्शन आ रहा है तो लिमिट जो उसको 0 टू a और इंटीग्रेशन को 2 टाइम्स ऑफ fx dx जो वो लिखा जा सकता है। एक और जो बच्चों इंपॉर्टेंट यहां पे आता है वो आता है क्वींस रूल। अगर आपके पास में लिमिट एक इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 2a f ऑफ x dx, तो ऐसे केस में अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है तो ऐसे केस में जो लिमिट है उसको हाफ कर दीजिए 0 से a, इंटीग्रेशन को 2 टाइम्स कर दीजिए इनटू में fx dx, खत्म। इसके अलावा आई थिंक बात करूं तो एक और पीरियोडिक फंक्शन है 0 से लेके n t fx dx लिखा हुआ, तो n को जो आप बाहर ले सकते हो। इसके अलावा 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यार अगर हम बात करें लेबनिज थ्योरम की, तो लेबनिज थ्योरम में क्या होता है बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन जो है उसको बेसिकली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास में सपोज लिखा हुआ f ऑफ dt और इसकी जो लिमिट है लोअर लिमिट gx अपर लिमिट hx, तो इसको बच्चों आप लिख सकते हो f ऑफ hx इंटू h डैश x माइनस f ऑफ gx इंटू में g डैश x। तो यार ये बात होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके अलावा अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो एरिया अंडर कर्व जो है उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वहां पे भी कोई फॉर्मूला जो है बच्चों नहीं है। तो यानी कि ये इंटीग्रल कैलकुलस जो इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बच्चों हम यहां पे लेते हैं वेक्टर। तो बच्चों वेक्टर में सबसे पहले आता है आपके पास में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। नाम से आइडिया लग रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी जो आने वाली है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आपके पास में होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में cos थीटा। यहीं से बच्चों आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो वो भी फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाई है तो यहां से cos फाई आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। उसके बाद में अगर बच्चों आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का अगर के कैप के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा 1 आएगा। और इसके अलावा अगर आई का जे के साथ या फिर आई का के के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो बच्चों हमेशा आपके पास में कितना बनेगा, 0। अगर बच्चों आपके पास में दो वेक्टर लिखे हुए हैं, ए वेक्टर जो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और एक बी वेक्टर लिखा हुआ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप,
तो अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेना तो आप डायरेक्टली आई को आई से, जे को जे से और के को के कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आपके पास में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चों हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन प्रोजेक्शन फाइंड करने में होता है, यानी कि अगर आपके पास में ए वेक्टर दे रखा है, उसका बी वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो आप उसको लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या आएगा, जिस भी वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो वो बच्चों आपके पास में डिनोमिनेटर जो उसके अंदर आता है। तो यहां पे इतनी सी चीजें जो डॉट प्रोडक्ट में होती है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं यार क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो यहां से पता चल रहा है कि यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों आपको मिलने वाली है। तो दो वेक्टर सपोज आपके पास में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो बेसिकली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए क्रॉस बी की जो बच्चों डायरेक्शन होती है आपके पास में वो ए वेक्टर के भी आपके पास में परपेंडिकुलर होगी, और बी वेक्टर जो है उसके भी बच्चों क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद यार अगर हम बात करें आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा जो है वो जीरो आएगा। आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के कैप जो है वो आई कैप होता है, और के क्रॉस आई कैप जो वो आपके पास में जे कैप होता है। उसके बाद अगर मान लो बात करें कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी वेक्टर बच्चों दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, एंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, सेकंड रो में बच्चों A1 A2 A3 एंड थर्ड रो में B1 B2 B3। इसकी हेल्प से बच्चों हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का निकाल सकते हैं। अगर बच्चों हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहां पे अगर मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो एक साइड ए वेक्टर है, दूसरी साइड जो बी वेक्टर है, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां से बच्चों आप इजीली जो पैरेललोग्राम का एरिया जो निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम एक और एप्लीकेशन की बच्चों यहां पे बात करें तो अगर मान लो कि एक ट्राइंगल आपके पास में, और उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके पोजीशन वेक्टर सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इस तरीके से बच्चों आप ट्राइंगल का एरिया जो है उसको भी इजीली लिख सकते हो। उसके अलावा यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आती है लैग्रेंज आइडेंटिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। तो इसको भी बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना है, काफी जगह बच्चों ये डायरेक्टली जो इसको आप यूज जो वो यहां से कर पाओगे। चलिए उसके बाद में यार बात करते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जिसको बॉक्स प्रोडक्ट जो वो भी बोला जाता है। तो तीन वेक्टर सपोज आपके पास में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, इनका बच्चों जो आपके पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको बॉक्स ए बी सी ऐसे जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर इसकी कुछ काम की बातों की अगर बात करें तो पहली चीज तो यहां पे यार डॉट और क्रॉस जो है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी जो है ए बी सी, उसमें अगर आप सबको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करोगे तो बॉक्स जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी आपके पास में। जैसे बॉक्स ऑफ एबीसी जो है वो बच्चों आपके पास में इक्वल होगा बॉक्स ऑफ बी सी एंड ए, और ये फिर इक्वल होगा बॉक्स ऑफ सी ए एंड बी। ये आपके पास में बच्चों यहां पे ऑर्डर जो वो ऐसा रहेगा। अगर बच्चों बॉक्स के अंदर आपके पास में कोई भी दो वेक्टर जो उनकी पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज करते हो, बाकी एक वेक्टर को ऐसे का ऐसा रखते हो, तो वो वैल्यू जो वो आपके पास में नेगेटिव के इक्वल आती है, यानी कि बॉक्स ऑफ एबीसी जो वो बच्चों नेगेटिव ऑफ बॉक्स ए सी बी के इक्वल होगा। उसके अलावा अगर बच्चों मान लो कि तीन वेक्टर यहां पे आपके पास में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोलिनियर है, तो बॉक्स ऑफ एबीसी जो होगा वो आपके पास में 0 होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि बच्चों बॉक्स में कोई भी दो वेक्टर आपके पास में सेम हो जाते हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, कभी भी अगर दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी। इसके अलावा और अगर प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो जो पैरेलल पाइप होता है उसका वॉल्यूम आपके पास में आता है बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो आता है आपके पास में 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी
बी वेक्टर, सी वेक्टर, डायरेक्टली बच्चों इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें कि मान लो कि आपके पास में एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, सी वेक्टर गिवन है c1 i कैप c2 j कैप c3 k कैप। और यहां पे आपको अगर बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना तो वो हम डिटरमिनेंट के हेल्प से निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में a1 a2 a3, सेकंड रो में b1 b2 b3 एंड थर्ड रो में आपके पास में c1 c2 C3। तो इसकी हेल्प से बच्चों आप इजीली जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको आपको याद रखना, काफी बार ये यूज की गई है। बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अगर स्क्वायर आपको लिखना है तो एक डिटरमिनेंट की हेल्प से जो फाइंड किया जाता है। डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में बच्चों क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सेकेंड रो में क्या आएगा बच्चों आपके पास में, अब यहां पे बी वेक्टर का सबके साथ डॉट कर दो, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी। थर्ड रो में सी के साथ कर दो, यानी ए डॉट सी, बी डॉट सी एंड सी डॉट सी। इसका डिटरमिनेंट ले लोगे तो आपको बच्चों इसका बॉक्स ऑफ एबीसी जो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास में बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। फिर हम ऐसा बोले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके अलावा नेक्स्ट बच्चों आपके पास में आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स जो है उनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो अगर आपके पास में लिखा ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में आ रहा है बच्चों बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। ये बच्चों इस टाइप से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो वो भी लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में भी रह गई थी कि अगर आपके पास में बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 दे रखा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों वेक्टर्स जो वो पैरेलल वेक्टर है, और अगर दो वेक्टर आपस में बच्चों एक दूसरे के पैरेलल है तो बी वेक्टर जो उसको k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर जो वो लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कि तीन वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको आपस में के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यानी ए वेक्टर को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो यार ये आपके पास में सारी की सारी बातें जो वो वेक्टर की हैं। इसके अलावा 3D जो है उसके अंदर बच्चों फॉर्मूलाज के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो नीचे मिनी शॉट दिया हुआ है 10-12 मिनट का, पूरा 3D जो वो आपका यहां से रिवाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यार ये फाइनली हमने मैथ्स के सारे चैप्टर्स के जितने भी हो सकते थे, आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मूला छोड़े नहीं है, सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर किए हैं जितना जितना मैं याद कर पा रहा था। तो आई होप कि ये लास्ट टाइम यार आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इन सारे फॉर्मूलाज को जितनी बार आप मेरे साथ में प्रोनाउंस करोगे, बार बार गुनगुनाओगे इनको, वैसे वैसे जो है वो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज जो वो आपके याद होते जाएंगे। ठीक है, और कैसा लगा यार आपको ये सेशन? अगर आपके लिए ये फॉर्मूलाज हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में जो मेरे को जरूर बताना है। एंड अगेन ये पूरा का पूरा जो सेशन है बच्चों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ जो बच्चों डाउनलोड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।